नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं हम उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा इस वीडियो में हम जो टेस्ट सीरीज हमारी उसके 26वें भाग को इस वीडियो में हम पूरे विस्तार में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की हमारी जो 26वें नंबर की टेस्ट सीरीज है इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्यासी भूमि का देश की जो उपमा है निम्नलिखित में से किसको दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यासी भूमि के देश की जो उपमा है वह किसको हम देते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको प्यासी भूमि का देश की उपमा दी जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। तथा जो सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जैसे यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल यहाँ पे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पर्वत आपको मिलेगी यहाँ पे डार्लिंग रेंज। क्या है? तो यह एक इम्पॉर्टेंट पर्वत है, डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगी। उसके बाद आपको ब्लू माउंटेन्स भी ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। कौन से माउंटेन्स? तो ब्लू माउंटेन्स भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा जो है मैकडोनल्ड श्रेणी जो है यह भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पर्वत है जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो लगातार एग्जाम में, मतलब इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन मरुस्थल में आपका एक हो गया ग्रेट सैंडी मरुस्थल। आप याद देखिएगा, जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है यह आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा जो मरुस्थल वो है ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह भी आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा सिम्पसन मरुस्थल। कौन सा? सिम्पसन मरुस्थल, और एक है गिब्सन मरुस्थल। तो ये चार इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जो आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। एक हो गया ग्रेट सैंडी, एक हो गया ग्रेट विक्टोरिया, एक हो गया सिम्पसन और एक हो गया गिब्सन। तो ये चार इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जो आपको मिलेंगे कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तथा इसकी दो इंपॉर्टेंट नदियाँ, एक मर्रे नदी हो गई और एक डार्लिंग नदी। कौन कौन सी? तो एक मर्रे नदी हो गई और एक डार्लिंग नदी हो गई। दो इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको मिलेंगी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत, मरुस्थल और नदियों के बारे में मैंने आपको बताया जिन्हें आप याद रखिएगा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक युद्ध अभ्यास करते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है? तो उसको हम कहते हैं ऑस इंडेक्स। कौन सा युद्ध अभ्यास? तो ऑस इंडेक्स जो युद्ध अभ्यास होता है यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास होता है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है। तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन जो है ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं? तो प्रधानमंत्री हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको मिलेगी कैनबरा। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह है कैनबरा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की नदी जिसे जीवित मानव का दर्जा दिया गया उसका आपको नाम बताना है कि न्यूजीलैंड की वह कौन सी नदी है जिसको हाल ही में जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूजीलैंड की इस नदी का नाम है वांगनुई नदी। क्या नाम है? तो वांगनुई नदी जो है न्यूजीलैंड की, इसको जो है जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वांगनुई नदी। नुई नदी तथा न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन जो है वर्तमान में न्यूजीलैंड की राजधानी है। तथा न्यूजीलैंड की जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी चर्चा में थी। इनका क्या नाम है? जैसिंडा अर्डन। ये नाम आप याद रखिएगा, जैसिंडा अर्डन जो थी ये है प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की। तथा ये काफ़ी न्यूज में चली थी इस वर्ष। तो इन्हें आप याद रखिएगा, इनका नाम जैसिंडा अर्डन है, ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंडीज पर्वत जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है आपको बताना है। तो एंडीज पर्वत जो है आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको मिलेगा एंडीज पर्वत। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं आपको बताना है।
तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें मुख्यतः 4 देश हैं, कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ऑफिशियल रूप से जो है 4 देश हैं, कौन कौन से? सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। अगला प्रश्न आपका है, कौन सा राज्य जो है, मतलब आपको बताना है कि जो उत्तर पूर्वी कौन सा राज्य है जो 7 बहनों का भाग नहीं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा राज्य है जो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिए गए ऑप्शंस में से 7 सिस्टर का हिस्सा कौन नहीं है? तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल राज्य है यह 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और त्रिपुरा हो गया, ये 7 सिस्टर्स का हिस्सा है। उसके मैं आप 7 जो राज्य हैं जो 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश राज्य हो गया, उसके बाद आपका असम हो गया, उसके बाद मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो सीमा है वह 3 तरफ से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, आपको बताना है। तो भारत का एकमात्र राज्य आपको मिलेगा त्रिपुरा, जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा की जो है इसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, आपको बताना। जो मानव होते हैं, मतलब साधारण मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साधारण मानव में जो गुणसूत्र होते हैं इनकी कुल संख्या आपको मिलेगी 46। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल जो है बोन्स की संख्या होती है 28। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट जो है, कैल्शियम फॉस्फेट, यानी ऑप्शन ए। यह मानव हड्डियों में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में लवण, मतलब यह जो लवण है कैल्शियम फॉस्फेट, यह सबसे अधिक मात्रा में मानव हड्डियों में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में जो है पसलियाँ जो होती हैं वह कितने जोड़ी होती, पसलियों का जोड़ा कितना होता है, आपको बताना है। तो मनुष्य के शरीर में टोटल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों को इंग्लिश में हम कहते हैं रिब्स। क्या कहते हैं? पसलियों को इंग्लिश में कहा जाता है रिब्स। तो जो पसलियाँ होती हैं मानव शरीर में टोटल 12 जोड़े होती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 जोड़े। अगला प्रश्न है, जो है आपको बताना है कि जो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, आपको यह निम्नलिखित में से किस जगह मिलेगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा गया है। तो केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा हरियाणा के करनाल में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा के करनाल में जो है केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं यह जो कटक ऑप्शन में दिया है, कटक आपको मिलेगा शहर उड़ीसा का है, तथा यहाँ पे आपको मिलेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कटक में क्या है? तो कटक में आपको मिलेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। वहीं लखनऊ में कौन सा प्रसिद्ध संस्थान है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा लखनऊ में। और मैसूर में कौन सा प्रसिद्ध संस्थान है? तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा मैसूर में। तो ये चारों इंपॉर्टेंट जगह हैं। इन चारों जगहों पे कुछ अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। जैसे कटक उड़ीसा का शहर है, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। उसके बाद हरियाणा का एक शहर है करनाल, यहाँ पे आपको मिलेगा केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपको मिलेगा केंद्रीय, मतलब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। उसके बाद आपको मिलेगा मैसूर में क्या? तो मैसूर में आपको मिल जाएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। तो इन चारों जगहों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। आप याद देखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच जो है
खानवा का युद्ध लड़ा गया था कब? 1527 ईस्वी में, तथा इसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तथा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में रक्त का थक्का न जमना जो है विटामिन के की कमी से होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। वही थायमिन किसका रासायनिक नाम है? तो थायमिन आपको रासायनिक नाम मिल जाएगा विटामिन B1 का। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह थायमिन होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन जो C होता है इसका रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो चारों आपको याद रखना है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है, फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है, और थायमिन विटामिन 1 का रासायनिक नाम है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वह किसे माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अद्वैतवाद का जो प्रवर्तक है यह किसे माना जाता है? तो शंकराचार्य को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शंकराचार्य को जो है अद्वैतवाद का क्या माना जाता है? तो प्रवर्तक माना जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो अद्वैतवाद है इसका जो प्रवर्तक है निम्नलिखित में से कौन हुआ है? तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा शंकराचार्य। उसके बाद रामानुजाचार्य किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? किस संप्रदाय किस विचार के? तो विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य के द्वारा जो है विशिष्ट द्वैतवाद का जो है सिद्धांत दिया गया था। किसका? तो विशिष्ट द्वैतवाद का जो सिद्धांत है यह दिया गया था किसके द्वारा? तो दिया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। वही मक्खली गोसाल के द्वारा कौन सा मतलब संप्रदाय की स्थापना या विचार दिया गया था? तो आजीवक संप्रदाय जो है इसका संबंध मक्खली गोसाल से, आप याद रखिएगा, मक्खली गोसाल से संबंधित कौन सा संप्रदाय है? तो आजीवक संप्रदाय जो है इसका जो संबंध है आपको मिलेगा मक्खली गोसाल से। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, विस्तता नदी का आपको आधुनिक नाम बताना है। विस्तता नदी का आधुनिक नाम क्या रखा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का प्रश्न है। तो वितस्ता नदी का आधुनिक नाम प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है? तो इसका आधुनिक नाम हो गया है झेलम। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा गंडक का पुराना नाम क्या था? तो गंडक को हम प्राचीन भारत में सदा नीरा कहते थे। क्या कहते थे? सदा नीरा गंडक को कहा जाता था प्राचीन भारत में। सरस्वती को प्राचीन भारत में हम क्या कहते थे? तो सरस्वती को प्राचीन भारत में कहा जाता था घग्गर। क्या कहते थे? सरस्वती को प्राचीन भारत में घग्गर कहा जाता था। और चिनाब को प्राचीन भारत में हम क्या कहते थे? तो अस्कनी। तो नदियों का पुराना नाम आपको दिमाग में होना चाहिए, यहाँ से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झेलम को हम सबसे पहले कहते थे, झेलम का पुराना नाम था विस्तता, गंडक नदी का पुराना नाम था सदा नीरा, सरस्वती नदी का पुराना नाम था घग्गर, और चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। तो चारों नदियों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं? तो पूर्व का जो मैनचेस्टर यह कहता है जापान के शहर ओसाका को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान का शहर जो ओसाका है इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं सैन फ्रांसिस्को को किस उपनाम से जानते हैं हम? तो स्वर्ण द्वार का नगर। आप याद देखिएगा, सैन फ्रांसिस्को को जो है स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। वहीं इस्तांबुल को क्या कहते हैं? पश्चिम का द्वार। क्या कहते हैं? इस्तांबुल जो है इसको हम पश्चिम का द्वार कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। और फिनलैंड को हम क्या कहते हैं? तो झीलों का देश। फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। क्या कहते हैं फिनलैंड को? तो झीलों का देश। तो चारों आपको याद रखना है। ओसाका को हम कहते हैं जापान का शहर ये है, आपको इसको पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। इस्तांबुल को हम कहते हैं पश्चिम का द्वार। और सैन फ्रांसिस्को को हम कहते हैं स्वर्ण द्वार का नगर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, युद्ध से लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कौन कौन सी लड़ाइयाँ? एक हो गई आपकी पहली, दूसरी और तीसरी। मैं तीनों आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिएगा। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। किसके मध्य लड़ी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें जो है बाबर जीत गया था। और दूसरा जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था यह लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। कब?
1556 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की विजय होती है। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। तो 3 पानीपत की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था, इसकी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध लड़ा गया था। तथा बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति था कौन? तो हेक्टर मुनरो। तो इसे भी आप याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति था। तथा भारत की तरफ से किन सेनाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी थी? तो भारत की तरफ से 3 लोगों ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक हो गए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उसके बाद बंगाल का नवाब मीर कासिम और सुजाउद्दौला। इन तीनों ने मिलकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यह युद्ध किया था, बक्सर का युद्ध, जिसमें जो है अंग्रेजों की विजय होती है। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। वहीं रॉबर्ट क्लाइव किस प्रसिद्ध युद्ध में अंग्रेजी सेनापति था? तो 1757 में जो युद्ध लड़ा गया था आपका प्लासी का युद्ध, इसमें जो अंग्रेजी सेनापति था वह था रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है वह सबसे अधिक है? तो किस भारतीय राज्य की जो पर कैपिटा इनकम है आपको सबसे अधिक मिलेगी? तो यह भारतीय राज्य आपको मिलेगा गोवा। तो गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वह सर्वाधिक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वह आपको सर्वाधिक मिलेगी। उसके बाद दिल्ली का है, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा सिक्किम। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटा इनकम है सबसे ज़्यादा गोवा की है, उसके बाद जो दिल्ली की है और तीसरे नंबर पर सिक्किम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, मतलब वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है यह मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न हमारा है, पीएम स्वनिधि योजना जो हाल ही में स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, आपको बताना है कि इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत किसको जो है लोन उपलब्ध कराया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण मुहैया कराया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर, यानी ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से किस बैंक ने डिश टीवी में 14.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो वह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी गई है? तो यह बैंक है यस बैंक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यस बैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया? तो प्रवासी मजदूरों के लिए जो है यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड की गवर्नमेंट की द्वारा जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ओलंपिक पैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हाल ही में ओलंपिक पैनल कमीशन का जो सदस्य है यह बनाया गया है नरेंद्र बत्रा को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल किस मतलब निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? आपको बताना है। तो नेशनल कैरियर सर्विस जो है पोर्टल यह किस मंत्रालय की पहल है? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की पहल है नेशनल कैरियर सर्विस। अगला है, FSSAI जिसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या पूरा नाम होता है इसका? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है CEO किसे बनाया गया आपको बताना है। तो FSSAI के जो CEO हैं ये बनाए गए हैं अरुण सिंघल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुण सिंघल, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत की जो पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है वह बनाई जा रही है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह भारतीय राज्य है बिहार। बिहार में एक जगह है भागलपुर, तो तब भागलपुर में जो है भारत की पहली डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो विप्रो के नए MD और CEO बनाए गए हैं थियरी डेला पोर्टे। क्या नाम है? थियरी डेला पोर्टे जो हैं ये MD और CEO बनाए गए हैं विप्रो की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा थियरी डेला पोर्टे।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला जो मिसाइल पार्क है वह निम्नलिखित में से कहाँ पे बनाया जा रहा है, आपको बताना है। तो INS कलिंग जो है ये आपको मिलेगा भीमुनिपट्टनम बीच पे, विशाखापट्टनम में। कहाँ है? एक भीमुनिपट्टनम बीच है, कहाँ का? यह विशाखापट्टनम में एक बीच है भीमुनिपट्टनम बीच, यहीं पे आपको मिलेगा क्या? INS कलिंग। तथा INS कलिंग पर ही भारत का पहला मिसाइल पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, हाल ही में भारत का पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है? तो भारत का जो पहला स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज है यह बनाया जा रहा है भयंदर स्टेशन पे। भयंदर स्टेशन आपको मिलेगा मुंबई में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा भाग 26 था उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।